तो चलिए आज के दिन की शुरुआत बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन से करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। मतलब एक ऐसा विटामिन है जो अपने बॉडी में आंत के द्वारा, और वो भी आंत के जीवाणुओं के द्वारा बॉडी में संश्लेषित होता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के। दोस्तों, विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। और दोस्तों, साथ ही विटामिन से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अभी एक नज़र टोटल विटामिन पे डालते हैं। देखिए, विटामिन ए जो होती है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसी तरह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। चलिए इसी तरह सारे विटामिन और उसके नाम को देखते हैं। जैसे विटामिन बी2, इसका राइबोफ्लोविन नाम होता है, जबकि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होती है, और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन होती है। इसी तरह विटामिन बी7 का नाम बायोटीन हो जाएगा, और विटामिन बी9 का नाम फोलिक एसिड हो जाएगी। और दोस्तों, विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामिन होती है। इसी तरह विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहलाती है, इसकी कमी से रक्त स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, उससे सूखा रोग होता है। साथ ही विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा और इसे बार बार ध्यान में रखिएगा ताकि ये आपको याद रहे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण पलायन वेग है। आपको पता है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब जब 11.2 किलोमीटर के स्पीड से, इसके ज़्यादा स्पीड से हम यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंकेंगे, वो वस्तु ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा और कभी वापस लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगी। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर भी ऐसे ही होती है। जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब 2.38 किलोमीटर के स्पीड से या इससे ज़्यादा के स्पीड से चंद्रमा पर कोई वस्तु यदि उछलेगी भी ना, तो वो चंद्रमा को छोड़ के बाहर चली जाएगी, वो चंद्रमा से पलायन कर जाएगी। तो यही होती है, यहाँ के आसपास जो गैस होती है, ये गैस, इन गैसों का स्पीड चंद्रमा की पलायन वेग से ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो पलायन करेगी ही, क्योंकि 2.38 पर ही पलायन कर जाना है, और गैसों की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित आपूर्ति के लिए किया जाता है। क्लोरेला शैवाल होता है। इस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाना के लिए किया जाता है। आप देख पाएंगे ये एक शैवाल है, और इस शैवाल का उपयोग खाना के लिए किया जाता है। इसका पाउडर भी होता है, गोली भी होता है, और आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ये क्लोरेला होता है, और इस क्लोरेला का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अंतरिक्ष में खाद्य की आपूर्ति के लिए। दोस्तों, इस क्लोरेला में प्रोटीन की भी बहुत प्रधानता होती, इसीलिए खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है अंतरिक्ष में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ये जो प्राकृतिक रबर होती है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो प्राकृतिक रबर होती है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था। तो ये जो द्रव्य होती है, इसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। दोस्तों, पहले तो द्रव्य को समझिए। एक होता है द्रव, जिसे हम लोग द्रव कहते हैं, और इसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। ये जो लिक्विड होती है, इसका मतलब तो द्रव्य हो गया। मतलब जैसे पानी है, तेल है, जो भी पतली चीज़ें होती है, जैसे दूध है, तो ये सारी चीज़ें द्रव होती है। लेकिन यदि हम बात करें द्रव्य की, तो ये जो हम द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, ये द्रव्य होती है, और इस द्रव्य को कहा जाता है पदार्थ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ होती है, इस पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो जब भी आपको मिले द्रव्य, तो समझिएगा पदार्थ होती है, जिसे मैटर कहा जाता है, और इसकी चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। दोस्तों, इसकी पांचवी अवस्था क्या होती है? यदि आपसे पूछा जाए जो हमारी पदार्थ है, इस पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC।
ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था के बारे में तो प्लाज्मा पता है। और पहले की तीन अवस्था कौन सी होती है? एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। इस तरह करके पदार्थ की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बतला सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों प्रकाश तरंगों का एक गुण है, उसी गुण के कारण हम ये कहते हैं कि प्रकाश है ना वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो वो गुण कौन सा है? वो है ध्रुवन, जिसे हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो इसे ध्रुवन आप लोग याद रखेंगे। जो प्रकाश की तरंग होती है ना प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में पूछा भी जाता है। ये जो प्रकाश होती है यह प्रकाश कैसी तरंग होती है? तो हम लोग क्या मारेंगे? अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन यदि आपसे ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो ध्वनि कैसी तरंग होगी? ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो जब आपसे ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो अनुदैर्ध्य होगी, लेकिन जब प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो अनुप्रस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में एक ट्रिक है। देखिए जब ध्वनि की बात किया जाए ना तो वो ध्वनि में ध आता है, तो इसी ध को हम रिलेट कर देंगे अनुदैर्ध्य से, क्योंकि इसमें भी ध है ना। लेकिन जब प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश में प आता है। अब ये जो प है ये प कहाँ चला जाएगा? अनुप्रस्थ में चला जाएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ में प है। तो आप हमेशा ट्रिक बना के रखेंगे कि जो ध वाला होता है ध्वनि, ये अनुदैर्ध्य वाला ध से मिला देंगे, और जो प्रकाश का प होता है ये अनुप्रस्थ के प से मिला देंगे। तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी और आपको जल्दी ही याद हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो आज का 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्ताकार। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? जब आपसे वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र की बात किया जाए तो सिंपल बात है, उस वलय के कहाँ पे हो जाएगी? केंद्र में हो जाएगी। जिस वलय की बात किया जा रही है उस वलय के केंद्र में गुरुत्व केंद्र होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यदि मानव रक्त के पीएच मान के बारे में आपसे बात करें तो मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जो पीएच स्केल होती है ना, वो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? यदि आपसे पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिएगा। जो पीएच स्केल है इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। कौन किए थे? सोरेनसन ने किए थे। और ये जो पीएच स्केल है यह स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 0 से लेके 14 तक होता है, जिसके बीच में क्या होता है? 7 होता है। मतलब 7 यदि किसी का पीएच वैल्यू है इसका मतलब है कि ये उदासीन होता है। और 7 से जब कम हो जाए तो क्या होता है? ये अम्ल होती है, और अम्ल बढ़ते चले जाती है। जितना कम होगा उतना बढ़ते चला जाएगा, और जितना ज़्यादा होगा 7 से उतना वो क्या हो जाएगा? क्षारीय होता चला जाएगा। तो कम होगा तो अम्लीय हो जाती है, और ज़्यादा हो तो क्षारीय हो जाती है, और जो 7 होती है वो उदासीन की होती है। ये होती है पीएच स्केल की कहानी। और दोस्तों पीएच स्केल का जो ब्लड का जो होती है पीएच स्केल वो कितना होता है? 7.4 होता है। आपसे यदि दूध का पूछा जाए तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। तो इस तरह करके आप लोग याद रखेंगे इस बात को। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? जब आपसे खनिज संरचना की बात किया जाए तो हीरा क्या है? ऐसे भी हम लोग जानते हैं हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है। एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। तो इसीलिए संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? या तो कार्बन का अपर रूप है, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन भी कहते हैं, कार्बन भी कह सकते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? जब आपसे ग्रह गति के बारे में बोला जाए कि ग्रह गति करती है और इसका एक सिद्धांत दिया, वो किसने दिया? केपलर दिया। इसीलिए तो हम कभी कभी 9th का जब साइंस उल्टाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि केपलर के ग्रहीय के नियम है। तो ये जो केपलर साहब होते हैं इनके ग्रह के नियम है। तो ग्रहों का जो नियम है वो केपलर साहब ने दिया है। जब आपसे सौरमंडल के बारे में पूछा जाए तो जो सौरमंडल होती है ना, ये सौरमंडल कोपरनिकस साहब ने दिया है। तो सौरमंडल के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछे तो कोपरनिकस मारेंगे। लेकिन जब सौरमंडल के सिद्धांत के बारे में ना पूछ के ग्रह की गति के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कि केपलर ने ग्रहों का नियम दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन बम होती है, ये हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों एक होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया।
विखंडन में क्या होती है? विखंडन में नाभिकों का विखंडन होता है और संलयन में नाभिकीय क्या होती है? जुड़ती है। दो परमाणु बिन के एक परमाणु बनेंगे। तो नाभिकीय संलयन जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और जो हाइड्रोजन बम होते हैं ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसलिए हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बहुत ज़्यादा क्या होती है? घातक होती है। जो हमारा दोस्तों सन है ना, ये सन भी जो लाइट दे रही है ये क्या होती है? इसके अंदर में प्रकाश देने का कारण क्या है? तो ये भी नाभिकीय क्या है? संलयन है। तो नाभिकीय संलयन का बहुत यूज है और नाभिकीय संलयन बहुत घातक होती है ऊर्जा को उत्सर्जन करने के लिए। तो इसके अंदर भी नाभिकीय संलयन होता है और जो हाइड्रोजन बम होती है इसमें भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? एक है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन आ जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। दोस्तों देखिए, जब प्रयोग के द्वारा प्रोटॉन उत्पन्न, सबसे पहले प्रोटॉन को साबित करने के लिए प्रोटॉन को ये ढूंढे थे। जब प्रयोगशाला में गए थे तो वो बोले थे कि कोई चीज़ है यहाँ पे, जिसको ढूंढे थे गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन को नाम प्रोटॉन दिए थे कौन? रदरफोर्ड साहब ने दिए हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आप हमेशा गोल्डस्टीन ही मारेंगे। देखिए जो गोल्डस्टीन होती है ना, जैसे एक ट्रिक है दोस्तों, ईट से हो जाएगा पग और पग के बाद हो जाएगा नाच। इट पग नाच, मतलब इट पग नाच यदि आप याद रखेंगे तो आपको सारा याद होगा, क्योंकि ई से इलेक्ट्रॉन हो जाती है जिसके खोजकर्ता टॉ से टॉमसन होता है, प से प्रोटॉन हो जाती है जिसके खोजकर्ता गौ से गोल्डस्टीन हो जाती है, और साथ ही न से न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक होते हैं। तो इट पग नाच के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन थे, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन थे और न्यूट्रॉन के चैडविक थे। ऐसे करके हम तीनों पॉइंट्स को यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? दोस्तों एक पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाए जाएंगे। अब कौन कौन सी अवस्था में? तो अभी हम तीनों अवस्था की बात किए थे, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाए वो पानी होती है, क्योंकि ये जो पानी होती है ना, आप देखेंगे पानी का बर्फ भी होता है, तो ये ठोस बन गया बर्फ। और पानी का जो द्रव होता है वो पानी खुद द्रव होता है और पानी का भाप भी बन जाता है और इसे गैस का रूप कहते हैं। तो जो पानी है ना वो बर्फ में भी मिलता है, पानी होता है और भाप में भी मिलता है, इसीलिए पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा पानी। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट, तो दोस्तों हीरे के संबंध में जो कैरेट होती है, यह कैरेट हीरे के भार को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम हीरे के भार की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? वहाँ पे कैरेट का नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पहली पॉइंट तो हम लोग ये याद करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होती है वो कब मनाई जाती है? 28 फरवरी को मनाई जाती है। लेकिन 28 फरवरी को क्यों मनाई जाती है? क्योंकि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव का खोज किसने किया था? तो दोस्तों रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन ने किया था और सीवी रमन ने किया था, इसी के लिए इनको क्या मिला? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनके नाम पे मनाया गया। और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आप नोट जरूर कीजिए क्वेश्चंस को। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। आयोडीन युक्त नमक से क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए कि आयोडीन युक्त नमक से क्या होता है तो आप बोलेंगे घेंघा नामक रोग होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना तो घेंघा नामक रोग होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गया। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? कल के सेट में हम लोगों ने डायनेमो के बारे में अच्छे से देखा था कि जो डायनेमो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम मोटर की बात करेंगे। ये जो मोटर होती है ना, मोटर कैसे काम करता है? मोटर में जब हम स्विच दबाते हैं तो करंट आता है और वो मोटर को घुमाने लगता है। मतलब जो मोटर होती है ना, ये मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो हम लोग यहाँ से
स्टैटिस्टिक के थ्रू समझ पाएंगे। जो विद्युत ये ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्या इकाई होती है? पिछले वीडियोस में हम लोगों ने भी देखा था कि जो हरे पौधे होती है इसका प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। दोस्तों हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी कल बात किए थे। जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अनिवार्य होती है, जैसे सूरज की रोशनी आनी चाहिए। सूरज की रोशनी के बगैर रातों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो हरे पत्तियों में होती है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा था। साथ ही हम लोग पढ़े थे कल के वीडियो में, जो क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इस क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु होता है? तो इसके केंद्र में मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। तो यहाँ से इन सारे पॉइंट्स को आप दोस्तों समझ लीजिएगा। मैग्नीशियम नाम की धातु क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, इसके अंदर में केंद्रक में, और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती है? पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। और हरे पत्तों में ही क्या होती है? प्रकाश का संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होती है वो 5.5 kg पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो आप याद रख लेंगे कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है पृथ्वी की क्या होती है? औसत घनत्व होती है। यदि दोस्तों पृथ्वी के बारे में आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी के अंदर में कितनी परतें होती है? मोटे तौर पर सियाल होती है, सीमा होती है और फिर नीफे होती है। मतलब इसके जो बाहरी की परत, इसके बाहर की परत को सी आल कहते हैं। सी आल से हो जाता है सी से सिलिकॉन, और आल से क्या होती है? एल्यूमिनियम। सी आल के बाद बीच के परत को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और सीमा कहने का मतलब होता है सी से सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम। और नीचे की परत को नीफे कहा जाता है, मतलब इसके परत में नीचे निकेल होती है और फे से फेरस होती है। तो पृथ्वी के जो 3 लेयर होती है, सियाल, सीमा, नीफे, इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकेल फेरस होती है, मतलब लोहा की प्रचुरता केंद्र में पाई जाती है। तो इस तरह करके हम लोग पृथ्वी के बारे में समझ लेंगे। साथ ही इसके घनत्व के बारे में जो पूछ रहा था, इसका घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलता है, क्योंकि जो सूर्योदय होती है ना वो पूर्व की दिशा में होती है। क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। दोस्तों कोपरनिकस ने यही बोले थे ना सौरमंडल में, कि हमारा जो पूरा सौरमंडल है इसके केंद्र में सूरज रहता है। सूरज का पोजीशन केंद्र में होता है और यह स्थिर है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ग्रह। तो इसी में दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह होती है ना, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम के सूरज की परिक्रमा करती है, इसीलिए सूरज हमेशा पूर्व की दिशा से ओर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? दोस्तों पौधे क्या करती है? वाष्प का उत्सर्जन करती है। मतलब जो हमारा पेड़ पौधा होती है ना, वो ऑक्सीजन के साथ साथ जलवाष्प भी निकालती है। जैसे आप किसी पेड़ को ना, पेड़ के किसी एक पत्ता को, यदि एक पत्ता को अपने कोई प्लास्टिक में बंद कर देंगे ना, तो देखेंगे एक दिन के बाद उस प्लास्टिक के अंदर में ना जल की 2-3 बूंदें हैं। मतलब उसकी जो पत्ता होती है ना वो जलवाष्प को भी उत्पन्न करती है। लेकिन इसके वाष्पोत्सर्जन की दर कितनी है? इसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है? इसको फोटोमीटर से किया जाता है। तो दोस्तों पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होती है इसको मापने के लिए फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, जो रेड लेड होता है। दोस्तों जो रेड लेड होती है, इस रेड लेड की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों रेड लेड जो होती है इसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, क्योंकि Pb से हो जाती है लेड और इसमें जब 3O4 लगा देंगे तो ये हो जाती है रेड लेड। इसी तरह आज का 25वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों ये जो मानव शरीर है इसमें विटामिन के का जो निर्माण होता है ये कोलोन में होती है और जीवाणुओं को द्वारा। आज के दोस्तों पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि विटामिन के का निर्माण बॉडी के किस अंग में होता है। तो दोस्तों जो बॉडी का कोलोन होती है, इसी कोलोन में क्या होती है? जीवाणुओं के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस तरह करके हम आज के 25 क्वेश्चंस को देख पाए हैं। यदि आप मेरे पिछली वीडियो को नहीं देख पाए तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैराथन है ये 30 दिनों तक चलेगी, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन
क्वेश्चन को समझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।